जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी MS एक्सेल का पार्ट 4। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मनीषा है, मौसमी है, खुशबू है, शरद है, मनोज, राजन, ललिता, सुरजीत, अरितनम, बहुत बढ़िया। चलो एक बार जल्दी से सभी बार साथी जुड़ जाएंगे, है ना। फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसका कारण था कि मनीष सर की क्लासेस कुछ बीच में छूट गई थी और उन्हें कोई चैप्टर फिनिश करना था। तो सर का मेरे पास कॉल आया था और सर ने बोला कि मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, इसलिए फ्राइडे को आप क्लास मत लीजिए। इसलिए फिर मैंने क्लास नहीं ली, ठीक है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप सभी बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है और आप सभी का स्कोर वगैरह कैसा चल रहा है। आप सभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो अब आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देने चाहिए, है ना। क्योंकि जहां पर हमारा 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें भले ही जो सवाल जो टॉपिक नहीं हुए वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एट दी एंड जो पेपर में आपकी टाइम को मैनेज करेगा, जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, वो मॉक टेस्ट ही होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें 20 की 20 चीज़ें आ रही होती हैं, हमें सबके आंसर पता होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्या है, प्रैक्टिस कम होने की वजह से हम उस टाइम के अंदर चीज़ें नहीं सोच पाते और हमसे गलतियां होती हैं, है ना। अगर मैं आपको 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर अभी बता दूं और कहूं लिखो, तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो थोड़ा क्या है कि प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो प्रैक्टिस आएगी मॉक टेस्ट से, ठीक है जी। चलिए तो बताएंगे सभी दोस्त, शुरू करें क्लास को। जिन लोगों ने अभी बैच लिया है या जो नए जुड़ रहे हैं, वो पहले की क्लासेस कवर करें, फिर इन क्लासेस पर आए, तब चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे, किताबों में झुके सिर समाज में हमेशा उठे रहते हैं। कितनी प्यारी बात लिखी हुई है कि किताबों में झुके हुए सिर हमेशा समाज में उठे रहते हैं। और ना ही सिर्फ आपका सर उठा रहता है समाज में, बल्कि आपके माता पिता का, जो सबसे बड़े हमारे लिए कह सकते हैं हम ईश्वर हैं, ये भगवान है हमारे, उनका सर उठा रहता है। क्योंकि अगर आप किताबों में नहीं झुकाओगे सिर को, तो भैया फोन में घुसाओगे या कहीं और फालतू में क्या है, बेकार की चीजों में अपना टाइम बर्बाद करोगे, और जिससे कभी भी आपके परिवार का या आपका सर समाज में ऊंचा नहीं हो सकता, है ना। किताबें ही एक ऐसी चीज है जो आपको 6 महीने की मेहनत आपके और दोस्तों से, पूरे समाज से आपको 5 साल 10 साल आगे ले जा सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल शिद्दत से मेहनत आप कर रहे हैं और इसी तरह से आपको मेहनत करते भी रहनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो चीज मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं वो थोड़ी समझने वाली है, थोड़ा सा मैथ्स यहां पर लगेगा, है ना। थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं कि कैसे काम करती हैं चीजें। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखो अभी तक हमने जाना था कि मान लो सेल A10 में एक फॉर्मूला टाइप किया जाता है, इजिकल टू A12 प्लस B13। तो बताओ, यदि हमें A10 सेल को कॉपी करके C20 में पेस्ट कर दूं तो क्या आएगा, बताओ। ये बात हमने इससे पहली वाली क्लासेस में समझ ली है ना। मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई, ठीक है ना। ये बात हमने पहले क्लास में समझी है कि यदि किसी सेल A10 में एक फॉर्मूला लिखा गया है A12 प्लस B13 और फिर हम A10 को कॉपी करके C20 में पेस्ट कर देते हैं, तो फिर हमें फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था भैया देखो, यहाँ A है, यहाँ भी A है, ठीक है। यहाँ 10 से 12 हो गया, यानी कि C का C रहेगा, और 20 से हो जाएगा 22, ठीक है। A का B हो गया तो C का D कर देंगे, 10 का 13 हो गया तो 20 का 23 कर देंगे। तो ये बात आप पहले की क्लासेस में समझ चुके हैं, है ना। ये बातें आप पहले की क्लासेस में समझ चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चेंज करता है सवाल पूछने का तरीका। क्या, यदि सेल J10 में एक फॉर्मूला E5 प्लस 29 लिखा जाता है, फिर सेल J10 को कॉपी करके P16 में पेस्ट किया जाता है, तो बताओ P16 सेल पर क्लिक करने से फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा, है ना। तो बताओ कि P16 सेल पर क्लिक करने से फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा।
अब ये अंतर सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों सेलों में हम यहाँ पर क्या भर रहे थे, सेल एड्रेस दे रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमने यहाँ पर एक में सेल एड्रेस दे दिया और एक में दे दिया जी हमने नंबर। क्या दे दिया, एक में दे दीजिए हमने संख्या। कोई बात नहीं, हमसे कहा गया है कि सेल J10 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है जिसे हम इजिकल टू E5 + 29 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर P16, अब अगर इस फॉर्मूले को P16 में पेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, J से E, J से क्या हो गया, E हो गया, यानी कि -5। तो P से -5 करेंगे तो K हो जाएगा। 10 से 5 हो गया यानी कि -5। 16 से -5 करेंगे यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस। अब अगर यहाँ पर सेल रेंज होती तो इससे कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल रेंज मतलब सेल एड्रेस ना दे करके कोई नंबर दिया है पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी 29। क्लियर है। चलो बताओ एक बार मुझे, यहां तक बात समझ में आई? तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, K + 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताएं ये आपको समझ में आया या नहीं आया। बताएंगे एक बार सभी दोस्त। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, बताएं एक बार। नहीं आई, चलिए। अच्छा सुनिए, इससे पहले और समझिए क्या है, हो सकता है इससे पहले इसे छोड़ दो, इससे पहले और कुछ समझो। होता क्या है देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताता हूं। जैसे कि ये हमारा MS एक्सेल है, बिल्कुल मैंने अभी जो बताया उसे भूल जाओ 1 मिनट के लिए और दोबारा समझो चीजों को। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, MS एक्सेल है। दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्लियरली दिखाई दे रहा है? ठीक है। होता क्या है कि मान लो मैंने यहां पर कोई फॉर्मूला लिखा है इस सेल में। अब इस सेल के फॉर्मूला को अगर मैं किसी और सेल में ले जाकर पेस्ट करता हूं, तो जो हमारा फॉर्मूला बार है यहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे देखना, पहले दिखाता हूं। इजिकल टू मैंने लिखा है यहां पर A1 + B2। ठीक है, मैंने C4 सेल में एक फॉर्मूला लिखा है। क्या, मैंने C4 सेल में एक फॉर्मूला लिखा है C4 में A = A1 + B2। लेकिन जब मैं इस सेल को कॉपी करके सेल किसी अन्य सेल में पेस्ट करता हूं, यहां मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब 0 वैल्यू तो इसलिए आई क्योंकि ये खाली है। लेकिन जब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं इस सेल पर, तो आप देख पाएंगे कि हमने यहां पर क्या लिखा था, हमने यहां पर लिखा था = A1 + B2। दिखाई दे रहा है, हमने यहां पर लिखा था = A1 + B2। ठीक है, लेकिन जब हम जहां पर पेस्ट कर रहे हैं उस सेल के फॉर्मूला बार में जाकर के देखेंगे तो यहां पर वैल्यू चेंज हो चुकी है और यहां पर लिखा है = C3 + D4। मतलब कि जब हमने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया और उसे कहीं और ले जाकर के पेस्ट किया तो फॉर्मूला बार में दी हुई वैल्यू चेंज हो गई। क्यों हो गई जी चेंज? क्योंकि हमने रेंज दी थी इस वाले के अकॉर्डिंग। हमने क्या दिया था, हमने इस वाले के अकॉर्डिंग, ये वाली जो हमारी सेल है इसके अकॉर्डिंग हमने रेंज दी अपने एक्सेल को कि भैया यहां से ऊपर आपका क्या था, A1 + B2 कर दो। अब लेकिन जब इसे हम कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा। अब इसे करते कैसे हैं इसे समझो, इसे हम करते कैसे हैं इस बात को समझना। मैंने आपसे कहा कि सेल C4 में हमने क्या पेस्ट किया, C4 में हमने एक फॉर्मूला लिखा है = A1 + B2। ठीक है,
और इस सेल को, इस C4 को यदि हम क्या कर देते हैं, इस C4 को यदि हम मान लो E8 में पेस्ट कर देते हैं तो हमें फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल उसी की तरह देखो, सी से यहां क्या हो गया, पहले इसका इस सेल रेंज का, इस सेल एड्रेस का इस सेल एड्रेस से कंपेयर करो। यहां सी का क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि माइनस के 2 हो रहा है, तो ई से -2 ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा। 4 से 1 हो गया यानी -3, 8 से -3 करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, सी से बी यानी कि -1, तो ई से यानी कि डी। ठीक है, 4 से क्या हो रहा है आपका, 2 हो रहा है यानी -2, तो 8 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि यदि किसी सेल में, यानी कि यदि किसी सेल में, किसी C4 सेल में हम एक फॉर्मूला टाइप करते हैं इजगल टू A1 प्लस B2 और C4 सेल को कॉपी करके हम E8 में पेस्ट कर देते हैं, तो E8 पर क्लिक करने पर फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा, हमें C5 प्लस D6 दिखाई देगा। ऐसे सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है खूब, तो प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं इसी प्रकार का, जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। एक सेल J10 में P13 प्लस, ये फॉर्मूला लिखा जाता है इक्वल टू P13 प्लस F8, और इस सेल J10 को, इस सेल J10 को कॉपी करके T20 में पेस्ट कर दिया जाता है, तो बताएं कि T20 पर क्लिक करने पर, तो बताएं कि T20 पर क्लिक करने से फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा, बताओ। बताएंगे, थोड़ी सी देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो है समझने में, है ना, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगे और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मैंने क्या बताया, सेल J10 में एक फॉर्मूला लिखा है, ये इस सेल को कॉपी करके यहां मैंने यदि पेस्ट कर दिया, तो बताएं अब T20 के पर क्लिक करने पर, सेल पर क्लिक करने पर फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा, बताओ। बताएंगे एक बार जल्दी से, आ रहा है किसी को, कोशिश करो। देखो, जे से हो गया पी, अब जे होता है 10 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, यानी कि +6, तो यहां भी हमें क्या करना है, टी से +6 करना है, और कितना होता है, जेड होता है। 10 से हो गया 13, तो +3, तो 20 से हो गया 23 यानी +3। फिर जे से हो गया एफ यानी कि -4, तो टी से कर दो -4 यानी कि पी। 10 से हो गया 8 यानी -2, तो बी से कर दो -2 यानी कि 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, Z23 प्लस P18। बिल्कुल, सबसे पहले आंसर आया है हार्दिक का, सुधांशु का, मुकेश का, वेरी गुड। चलो, समझ में आई बात। तो ये इस प्रकार से आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है कि आप किसी सेल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हो तो होता क्या है। एक बार कीबोर्ड दीजिए। ठीक है जी, कर लेंगे, 1-2 और दे दूं मैं आपको ऐसे ही करने के लिए। मैं लैंग्वेज के साथ देता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, यदि सेल E18 में एक फॉर्मूला इज इक्वल टू B12 प्लस H15 लिखा जाता है, लिखा है सेल E18 को कॉपी करके M13 में पेस्ट करने पर, M13 में
पेस्ट करने पर M13 के पेस्ट करने के पश्चात M13 के फॉर्मूला बार में क्या शो होगा? फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, या मैं कहूं क्या दिखाई देगा? बताओ, करो सॉल्व। ठीक है, बताएंगे। तो अब इस सवाल को वैसे ही मान सकते हैं जैसे E18 में एक फॉर्मूला लिखा गया है, क्या इज इक्वल टू B12 प्लस H15। अब यदि सेल E18 को कॉपी करके M13 में पेस्ट किया जाता है तो बताएं ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस M13 में क्लिक करने पर हमें क्या दिखाई देगा? तो बहुत प्यार से समझने वाली चीज है। ई से क्या हो रहा है? बी हो रहा है, यानी कि माइनस के 3। तो एम से -3 करेंगे तो क्या होगा? यानी कि जे हो जाएगा। ठीक है। 18 से 12 यानी -6, तो 13 से -6 करेंगे यानी कि 7 प्लस। अब ई से क्या हो रहा है? एच यानी +3, तो एम से +3 करेंगे तो पी हो जाएगा। और 18 से क्या हो रहा है? 15 यानी -3, तो 13 से -3 करेंगे यानी कि 10 हो जाएगा। तो अब क्या आई वैल्यू इसकी? J7 प्लस P10, J7 प्लस P10, है ना। देखो, शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार गलती होगी, कई दोस्तों से गलती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आप सही भी कर पाएंगे, और आप में से कई सारे दोस्त कर भी पा रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि मैं जानता हूं ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं भैया कीबोर्ड। अब देखो, अब बात आती है कि ये बदल क्यों जाता है और क्यों पूछी जाती है। ठीक है, चलो तो समझना, एक बार प्रैक्टिकली समझो। जस्ट देखो, मैंने यहां पर एक्सेल है ये हमारा, ठीक है। मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे, ठीक है। यहां भी हमने कुछ नंबर लिखे, मान लो। ठीक है, अब देखो, अब देखना ध्यान से। मैंने यहां पर इन सबके नीचे या कहीं पर भी, यहां पर मान लो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू B1 प्लस के B4। ठीक है, इसका मतलब, सॉरी, इजिकल टू B1 प्लस B4, हाँ बिल्कुल ठीक है। मान लो मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू B1 प्लस B4, यानी कि इस सेल से ऊपर जितना भी ऊपर हो, ये और ये सेल का हमें टोटल चाहिए, आ गया जी टोटल। लेकिन मैंने यहां पर क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया है, समझना। अब अगर मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं इसे ले जा करके यहां पेस्ट कर दूं, तो यहां 56 आ गया जी। यहां 56 क्यों आ गया? यहां 56 क्यों आ गया बताओ? तो अब हमने कॉपी तो 30 किया था, यहां 56 क्यों आ रहा है? हमने कॉपी 30 नहीं किया, हमने कॉपी वो फॉर्मूला किया है। और वो फॉर्मूला हमने जब यहां पर कॉपी किया और यहां पर पेस्ट करा, तो इसका मतलब ये हो गया, कई बार ऐसा होता है मैं बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो यहां की वैल्यू हमने, अब देखो इसे ही अगर मैं यहां पेस्ट कर दूंगा तो यहां अलग वैल्यू हमें दे देगा, यहां हमें अलग वैल्यू दे देगा। तो हम यहां पर फॉर्मूला इसलिए कॉपी करते हैं कि हमें वो बार बार ना लगाना पड़े, और वो ऑटोमेटिक उस रेंज को ले ले, वो क्या करे? अपने आप उस रेंज को ले ले। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। अभी देखो मैं बताता हूं इसका यूज कहां पर करता है हमें। और ऐसा नहीं सिर्फ प्लस ही करेंगे,
गुणा भाग माइनस जो मन करे कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ये है, ठीक है। अब देखो मान लो ये है, अब है क्या, मुझसे कहा गया कि मुझे इन दोनों का गुणा करके यहां रखना है, मुझे इन दोनों का गुणा करके कहां रखना है, इस वाली सेल में भरना है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं कि 10 गुणा 56, ठीक है, 560, फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊं 80 गुणा 30। अब तो ये तो थोड़े से थे तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं क्या करूं भैया माउस, अगर मैं क्या करूं, देखो, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा यहां पर, इसे पकड़ करके यहां से इसे ऐसे नीचे अगर खींच दूंगा तो ये जो फॉर्मूला था ये सब जगह लग गया। सॉरी, एक मिनट रुकेंगे, सॉरी, मैंने यहां से इसे कॉपी किया और यहां यदि मैं पेस्ट करूंगा, एक मिनट रुके, इजिकल टू, नहीं, हाँ गलती मैं ये कर रहा था, इजिकल टू हमें रेंज देनी है ना, 10 प्लस, और फिर मैंने रेंज दी ये वाली और एंटर। अब देखो ये 66 है। अब मैं ऐसे यहां से क्या करूंगा, नीचे की तरफ जब मैं खींच दूंगा तो आप देखेंगे कि सबके गुणा अपने आप होते चले गए। सबके गुणा क्या है, अपने आप एक साथ हो गई। हमने क्या किया, हमारे पास यहां पर कुछ संख्याएं दी थी, हमारे पास यहां पर कुछ संख्याएं दी थी, और हमें इन दोनों का गुणा करना था। अब अगर मैं एक एक करके गुणा करूं तो कैसे होगा, इजिकल टू 10 गुणा 56 है ना, इजिकल टू 80 गुणा 30, तो ऐसे तो समय लग रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक जगह फॉर्मूला लगा दूं इजिकल टू, तो फिर हम यहां पर रेंज देंगे ना कि संख्या। हमने रेंज दी और गुणा भाग जो भी आपको करना है, फिर दूसरी एक सेल एड्रेस, दूसरा सेल एड्रेस और एंटर। अब इसे अगर मैं कॉपी करके और किसी और में पेस्ट करता हूं तो वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि आपने इस सेल के अगल बगल ये वाले लिए थे तो इस सेल के भी यही वाले लेंगे, और ऐसे ही आप आगे पेस्ट करते चले जाएंगे या यहां से ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सबका आंसर आ जाएगा। बहुत यूजफुल टूल है। बात समझ में आई या नहीं आई बताएं। अब समझ में आ गया प्रॉपरली किस लिए ऐसा किया जाता है, किस लिए ऐसा किया जाता है, ये समझ में आ गया आप सभी को। चलो बिल्कुल। अब देखो इस सेल में मैंने क्या लिखा था, इस सेल में जो मैंने रियल में टाइप करा था वो तो मैंने ये करा था, इजगल टू A1 प्लस B1, A1 गुणा B1। लेकिन यदि मैं इसे कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट कर दूं तो यहां पे आ गया A2 B2, ठीक है, और नीचे आके करूंगा तो ये, तो इस तरह से ये चीज आपकी काम करती है। बात समझ में आ गई, इसलिए हम इसे देखते हैं, ठीक है। चलो अब इस वाले को समझ लो, है ना। चलो अब इस वाले को समझ लो। भाई जो कह रहा है ऐड हुआ है कहाँ, 10 गुणा 56, 80 गुणा 30, 96 गुणा 56 गुणा ही तो हुआ है, ठीक है। चलो अब समझो, अब अगर जब दोनों सेलों में सेल नंबर एड्रेस दिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर ऐसे दे दें तो क्या होगा कि J10 में ये एक तो सेल एड्रेस और एक में नंबर है, तो जिसमें सेल एड्रेस है बस वही बदला जाएगा। यानी कि J से E हो गया तो ये P से हो जाएगा K, और यहां 10 से 5 हो गया तो ये हो जाएगा K11 प्लस K 29 का 29 ही रहेगा, ठीक है। चलो देखो ये क्लास हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है, तो जिन्हें थोड़ा समझ में आया है, जिन्हें कम समझ में आया है, वो एक बार दोबारा क्लास देख लेना, ठीक है। लेकिन समझ जरूर लेना, छोड़ना मत। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एक बार में समझ में नहीं आती, तो हमें उन्हें 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। अब देखो ये इसलिए है, देखो आपको एक चित्र दे देगा ऐसा, आपको एक ऐसा फोटो दे देगा और आपसे कहेगा कि सेल A4 में, ये सेल A4 में एक फॉर्मूला टाइप किया जाता है इक्वल टू A2 प्लस A3, और यदि आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसमें, तो बताओ इस सेल में क्या वैल्यू आएगी, इस सेल में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब समझने वाली बात है, देखो अगर सेल में वैल्यू पूछ रहा है
A2 प्लस A3, A2 प्लस ए यानी कि 15 20, जैसे ही हम यहां पर एंटर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 35, ठीक है। और जब हम इस वाली सेल को यहां पेस्ट करेंगे तो अगर सेल की वैल्यू हम पूछेंगे तो यह आ जाएगी 170, और अगर हम सेल फॉर्मूला बार में देखें क्या आएगा तो वहां पर आएगा B2 प्लस B3, वहां पर आएगा आपका क्या B2 प्लस B3। बात समझ में आई? ठीक है, चलो बताएं, है ना। तो आपको ऐसा फोटो दे सकता है कि बताओ दिए गए चित्र का अध्ययन करके सेल A4 में यदि ये फॉर्मूला टाइप किया जाता है और इससे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जाता है तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, तो 170 आएगी। लेकिन अगर पूछता फॉर्मूला बार में क्या आएगा तो ये आएगी सेल एड्रेस, ठीक है। चलो अब बाकी मैं इन चीजों को रोज थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो सवाल आपको कराता रहूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगला सवाल हम देख लेते हैं इसी प्रकार का कि सेल I16 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है जिसे इजिकल टू E7 प्लस L8 कहा जाता है ना, प्लस L8 कहा जाता है। और फिर इस I16 को कॉपी करके Q13 में पेस्ट किया जाता है। तो बताओ Q13 के फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, बताएं। मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, बिल्कुल रीजनिंग टाइप की क्लास है ना। मुझे इस सवाल का आंसर आपसे चाहिए, तभी मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा जब आप लोग मुझे इसका आंसर दे देंगे। बताएं, बताएंगे एक बार स्पीड में। इफ इजिकल टू E7 प्लस L8, चलो बताएंगे एक बार इसका आंसर क्या आएगा। भाई इससे स्लो क्या चल सकते हैं ना, अगर आप इससे स्लो चलना चाहते हो तो फिर आप भाई कुछ और देख लो, फिर पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि इस तरह से अगर इससे भी स्लो आप चीज़ों को समझोगे तो फिर शायद आप नौकरी लग भी जाओगे तो ज़्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाओगे। क्योंकि जो आपके अधिकारी आपके ऊपर होगा वो इतना स्लो नहीं, उसने कह दिया मुझे ये चीज़ 30 मिनट में चाहिए तो उसे चाहिए, भले ही उस काम को करने में उसे भी पता है कि 2 घंटे लगते हैं और वो खुद करने बैठ जाए तो उसे 4 लग जाए, लेकिन उसे आपसे वो चीज़ 30 मिनट में चाहिए तो चाहिए और देनी ही पड़ेगी, नहीं तो घर बैठो। तो भाई चीज़ों को जल्दी समझने की आदत डालो, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चला जा सकता। मैं ऑलरेडी आज की क्लास में बहुत स्लो चल रहा हूँ, आधा घंटा हो गया है, मैं सिर्फ एक ही दो चीज़ें आपको समझा पाया हूँ। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जीवन में आगे कैसे चीज़ों को कोऑपरेट करना होगा जब आप इसे नहीं कर पा रहे। देखो आई से क्या हो गया, ई हो गया, यानी कि आई से ई यानी कि -4 हो रहा है। तो Q से -4 होगा, क्या होगा, Q की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। 17 में से 4 घटाएंगे 13 आएगा, यानी कि M। 16 से क्या हो गया, 7 हो गया, यानी माइनस के कितने हुए आपके, तो 9 हो गए। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आई से क्या हो गया, L हो गया, यानी +3। तो Q से +3 कर दो, यानी कि T। और 16 से क्या हो गया, 8 हो गया, यानी -8। तो 13 से -8 कर दो, यानी कि 5। तो आंसर क्या आएगा इसका, इजिकल टू M4 + F T5। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। तो जितने भी दोस्तों का ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आप बात को समझ चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे की कुछ और जानकारी को समझ लेते हैं आज की क्लास की को। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है, मैं आपको MS वर्ड में बता चुका हूं ओरिएंटेशन क्या होता है। हमारे पेज पर प्रिंट कैसे निकलेगा, पेज ऐसा है सीधा, आप ऐसे प्रिंट निकालना चाहते हो या ऐसे निकालना चाहते हो, उसके लिए ओरिएंटेशन होती है। तो MS एक्सेल में भी MS वर्ड की तरह 2 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है और एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। लेकिन MS एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपकी सिलेक्ट रहती है। आप चाहें तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार लैंडस्केप भी कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, पोर्ट्रेट होती है, ठीक है जी। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो जिन्हें मैं बीच बीच में बता रहा हूं क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। जूम की अगर मैं बात करूं तो MS एक्सेल में जो मिनिमम जूम है वो 10% होता है, डिफॉल्ट जूम 100% और मैक्सिमम जूम जो है वो 400% होता है। कितना होता है, मैक्सिमम जूम जो है वो आपका 400% होता है।
अगर आप जूम इन यानी कि बड़ा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ में व्हील को अप करो, यानी कि ये जो आपका कंट्रोल बटन दबा लो और माउस के इसे स्क्रॉल बार को ऊपर करो तो बड़ा होगा, जूम होगा। और अगर आप इसे कंट्रोल बटन दबाकर नीचे की तरफ करोगे तो ये कैसा है, जूम से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं जूम इन और जूम आउट करने के लिए। ठीक है, चले इसके बाद जूम ऑप्शन मिलता कहां पर है, व्यू मेन्यू में भी होता है। वाह, स्टेटस बार के नीचे की तरफ भी आपको एक स्लाइडर जूम इन जूम आउट करने के लिए मिलता है। क्लियर है? चलिए तो बताएं, ये बात भी समझ में आ गई होगी। आ गई क्या यहां तक की बात समझ में आप सभी को? एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। देखो, मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर दूं, या भाई मेरा काम तो आपको साथ लेकर के नैया पार कराने तक का है। मेरी तो पूरी कोशिश ये है ताकत लगाने की, लेकिन मेरा भी ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए भी प्रेरित करूं कि अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठकर आपको सवाल गोली की रफ्तार से करने आने होने चाहिए। आप सवाल 100 के 100 कर लो, लेकिन आप स्पीड धीमी है, आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, और आप कर रहे हो 4 घंटे में, तो आप फेल हो। आपकी उस 100 के 100 सही सवालों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो स्पीड पर काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। जिन्हें नहीं आया है वो एक बार दोबारा से क्लास देख लेना। ठीक है, कुछ ही ऐसी क्लासेस होती हैं जिन्हें हमें दोबारा से देखना पड़ता है, तो उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जब ये सवाल एग्जाम हॉल में आएगा ना, और जब सिर्फ आप ही लोग कर पा रहे होंगे और सब रह जाएंगे, तब इस सवाल की अहमियत पता लगेगी कि मैंने इसे इतना क्यों समझाया। एक्सटेंशन नेम, अगर मैं एमएस एक्सेल की बात करूं तो देखो, अगर एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन पूछे 2003 वाले का, तो हम कहेंगे .xls। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे .xls। ठीक है, इसके बाद एक्सेल वर्कबुक 2007 पूछे, 10 पूछे, 13 पूछे, 16 पूछे, 19 पूछे, 21 पूछे, 365 पूछे, या सिर्फ ये पूछ ले एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, .xlsx। अब आपको वर्ड से इसमें अंतर पता चल गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, 2003 में एस नहीं लगा होता। तो याद रखना, अगर 2003 पूछ रहा है तो .xls, और अगर 2003 के बाद का कोई सा भी पूछ रहा है तो .xlsx। ऐसे ही एमएस वर्ड, हमारा एमएस वर्ड में 2003 में होता है .doc, और 2003 वाले सभी वर्जन में क्या होता है, .docx। लेकिन किंतु परंतु ध्यान से समझना बंधु, ठीक है। एक्सेल के अंदर अगर वर्कबुक ऐसे पूछ रहा है, सही है, लेकिन अगर आपसे पूछता है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। अब हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हमने एक्सेल देखा और ये आंसर लगा दिया। नहीं, हमें देखना, अगर मैक्रो लिखा हुआ है तो इसका एक्सटेंशन होगा .xlsm। अगर हमने यहां पर क्या लिखा, मैक्रो लिखा है तो .xlsm। अगर एक्सेल टेम्पलेट पूछता है तो .xltx क्या है, अगर टेम्पलेट लिखा आ जाएगा तो xltx होगा। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ और आपकी सीधी सीधी बातें। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यानी कि जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हो तो अपने आप जो फॉन्ट का साइज है, आकार है, वो क्या रहता है। तो जो पुराने टाइम यानी कि 2003 वाले वर्जन थे, तब तक तो एरियल फॉन्ट हुआ करता था, अपने आप चुना हुआ, और 10 पॉइंट फॉन्ट का साइज होता था। लेकिन 2007 में बदलाव हुए, और वो बदलाव ये हुए कि 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 365 बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट हो गया वो कैलिबरी हो गया, और जो फॉन्ट का साइज है वो 11 पॉइंट हो गया। क्या है, जो फॉन्ट का साइज है वो 11 पॉइंट हो गया और फॉन्ट कैलिबरी हो गया। ठीक है, मैन्युअली अगर आप खुद से टाइप करें तो एमएस एक्सेल में जो फॉन्ट है वो कम से कम एक हो सकता है, और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम 409 तक हो सकता है। जबकि एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, बताओ। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना बताया था मैंने आप सभी को, याद करके बताएंगे एक बार, कि एमएस वर्ड में मिनिमम एक, मैक्सिमम कितना बताया था। लेकिन ये एक्सेल है बाबू, एक्सेल में क्या होगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 409।
ठीक है। और अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट या फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो वही मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, क्योंकि ये लिस्ट सभी में सेम होती है। तो एमएस वर्ड में कितना था बताएंगे एक बार, कितने दोस्तों को याद है, देखते हैं। नहीं, मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, मैं मैनुअली बात कर रहा हूं। मैनुअली यानी कि खुद से टाइप करके। बिल्कुल, सुधांशु का आंसर आया है सबसे पहले, वरुण कुमार का आंसर आया है, वेरी गुड। नंदिनी जी का गलत है, बताएं। जस्सी, हर्ष, बहुत बढ़िया। बाकी जितने भी दोस्त रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे और उन्हें, है ना, उन्हें आंसर अगर आ रहा होगा तो आपका भी नाम मैंने बोल दिया, ऐसा आप महसूस करो, ठीक है। तो 1638 है ना, एमएस वर्ड में कितना होता है, 1 से लेकर 1638। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है जी आपका, क्विक एक्सेस टूल बार। तो मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूं क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है और कहां होता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार की ठीक बाईं ओर होता है और इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से आपको सेव, अंडू और रीडू, सेव, अंडू, रीडू जैसे बटन इसमें मौजूद आपके होते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार और भी बटन लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बाकी आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। ये जो बटन दिया है ये सेव का है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेव है, ये हमारा अंडू है, ये रीडू है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा सिंबल ये अंडू है। इन सिंबल को भी ध्यान देना क्योंकि आपके एग्जाम में सिंबल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक पेपर हुआ था आपका AWO TPO का, एक पेपर हुआ था आपका AWO TPO दिल्ली पुलिस HCM, DPHCM AWO TPO 6 अक्टूबर 2022 को। उसमें आपसे सवाल पूछा गया, बताओ दिए गए 4 चित्र में से अंडू का सिंबल कौन सा है, ठीक है। तो जो बाईं ओर की तरफ मुड़ रहा है ऐसे, ये अंडू है, जो ऐसे करके मुड़ रहा है ये अंडू है, जो राइट हैंड की तरफ जाएगा जी रीडू है। तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट ये होते हैं, आप चाहो तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे एमएस वर्ड में क्या थे, जिस प्रकार हमारे एमएस वर्ड में टैब थे, है ना, होम टैब है हमारा, फाइल टैब है, ऐसे ही एक्सेल में भी होते हैं। कौन कौन से टैब, तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब और हेल्प ना, और हेल्प। ये तो इनकी फुल फॉर्म, इनकी शॉर्टकट कीज क्या क्या थी बताओ। ऑल्ट प्लस एफ है हमारी फाइल की, आप सभी जानते हैं। ऑल्ट प्लस एच है हमारी होम की एक्सेल में। ऑल्ट प्लस एन है इंसर्ट की। ऑल्ट प्लस पी है हमारी पेज लेआउट की। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है एमएस वर्ड की तरह, इनमें तो कुछ बदला हुआ ही नहीं। बदला होगा यहां पर ऑल्ट प्लस एम हो जाएगी फॉर्मूला की, जो कि एमएस वर्ड में मेलिंग के लिए थी, ठीक है। चलो ऑल्ट प्लस आर हो गई आपकी किसकी, रिव्यू की। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू हो गई आपकी किसकी है, आपकी व्यू की। F1 होती है आपकी हेल्प की। आप मुझे बताएंगे कि डेटा के लिए क्या होगी, है ना, आप मुझे बताएंगे कि डेटा के लिए क्या होगी, तो बताएं। तो याद रखना है ऑल्ट प्लस ए होती है डेटा के लिए एमएस एक्सेल के अंदर। तो ये सभी शॉर्टकट की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने होम टैब की तरफ। कहां पर, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपने होम टैब की तरफ। होम टैब, होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, क्या होती है, ऑल्ट प्लस एच होती है ना। ओके, अब इस टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में भी ग्रुप थे, एक्सेल में भी होंगे, लेकिन यहां पर ग्रुप में कुछ बदलाव आपको मिलेगा। कैसा, तो देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप जैसा एमएस वर्ड में है सेम वैसा यहां है। फॉन्ट ग्रुप लगभग लगभग वैसा ही है, थोड़ा बदलाव है। एक अलाइनमेंट ग्रुप होता है, एक नंबर ग्रुप होता है, एक स्टाइल होता है, एक सेल होता है, एक एडिटिंग होता है। तो एक एक करके समझेंगे इन सभी चीजों को, है ना, एक एक करके इन सभी ग्रुप्स को हम समझेंगे, देखते हैं।
सबसे पहले मैं चलता हूं क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। कहां पर? सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। तो जैसे एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन होते थे, डिट्टो उसी तरह से सेम टू सेम उसी प्रकार से एमएस एक्सेल में भी हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको क्लियर है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका एक्सेल के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं है। सिंपल। ठीक है, चलो, तो कट यानी कि कंट्रोल एक्स, और इसका जो लोगो होता है वो कैसा होता है आप सभी को दिखाई दे ही रहा होगा, कट। कॉपी यानी कि कंट्रोल सी, और पेस्ट यानी कि कंट्रोल वी, और हम कंट्रोल वी के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट का भी, है ना। हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं किसका? शिफ्ट प्लस इंसर्ट का भी। ठीक है, चले, ओके, तो ये भी बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कहां पर? फॉन्ट ग्रुप कमांड में। तो फॉन्ट ग्रुप कमांड लगभग लगभग सेम है एमएस वर्ड की तरह, बस थोड़ा अंतर है। कुछ टूल्स यहाँ कम हो गए फॉन्ट के अंदर। देखो, बोल्ड का मतलब बोल्ड है, आप जानते हो, कंट्रोल बी। इटैलिक यानी कि तिरछा करना, कंट्रोल आई। और यू यानी कि अंडरलाइन, जानते हैं। कैलिब्री फॉन्ट आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट आपका 11 है, चाहो तो मैनुअली चेंज कर सकते हो, चाहो तो इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, यानी कि जो फॉन्ट लिस्ट में दिए रहते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72, तो आप उससे यहां से। ठीक है, ये है आपका फॉन्ट का कलर। तो ये सभी चीजें तो आपको पता है। जो नए दो ऑप्शन है इसके अंदर वो ये हैं, एक तो है आपका ये बॉर्डर, एक तो है आपका बॉर्डर, और एक है आपका सेल का कलर, यानी कि जो सेल होती है ना उसका बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा वो। तो वही चीजें देखो मैंने यहां पर लिख दी हैं आपके लिए। फॉन्ट क्या होता है आप जानते हैं, एमएस वर्ड में पढ़ के आए हैं। फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सभी चीजें वही हैं जो आपने एमएस वर्ड में पढ़ी थी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम बात कर चुके हैं अभी, इसे मत उतारना, नोट नहीं करें जो बहन इस पीडीएफ को बनाती हैं। तो एरियल 10 पॉइंट, और ये आपका क्या है, ये हमारा यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फॉन्ट का साइज रहता है। लेकिन जो याद करने योग्य बात है एमएस एक्सेल की वो ये है कि देखो, एक्सेल में बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की तो होती ही होती है, इसके साथ में आप इसके स्थान पर कंट्रोल 2 भी दबा सकते हो, जबकि यही कंट्रोल 2 एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए है। अंतर है, एग्जामिनर इसीलिए ज्यादा पूछता है कि बताओ एमएस एक्सेल में कंट्रोल 2 क्या काम करेगी, और पहला ही ऑप्शन दे देगा डबल लाइन स्पेसिंग। नहीं, वो वर्ड एमएस वर्ड जहां हम पैराग्राफ के पैराग्राफ टाइप करते हैं वहां पर जरूरत पड़ती है। यहां पर आप कंट्रोल 2 से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कंट्रोल आई से भी हो जाएगा और कंट्रोल 3 से भी इटैलिक होता है, अंडरलाइन इन एक्सेल कंट्रोल यू से भी होगा और कंट्रोल 4 से भी होता है। ठीक है, कंट्रोल यू से भी होगा और 4 से भी होता है। ठीक है, चलो, इसके बाद फॉर डबल अंडरलाइन क्या करना है, होम मेन्यू में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप कमांड में जाएंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन आप कर सकते हैं। तो ये तीनों शॉर्टकट की आपको कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 और 4 याद रखनी है। ठीक है जी, चले, इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू का एक्सेल के अंदर। तो यहां पर आप कंट्रोल +5 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? यहां पर आप कंट्रोल +5 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड, अगर आपको एमएस वर्ड में ये फॉन्ट से संबंधित पूरा डिब्बा खोलना है, जितने भी फॉन्ट से संबंधित टूल होते हैं वो खोलने, तो आप कंट्रोल डी दबाओगे। लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल में इसे ओपन करना चाहते हो तो यहां कंट्रोल डी से तो डुप्लीकेट होता है, तो यहां हमें कंट्रोल +Shift+F दबाना होगा। क्या दबाना होगा? यहां हमें कंट्रोल +Shift+F दबाना होगा। यहां आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल के अंदर रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है बिल्कुल सादा सिंपल, रेगुलर का मतलब होता है बिल्कुल सादा सिंपल। ठीक है, बोल्ड इटैलिक दोनों ये ऑप्शंस आपको मौजूद होते हैं। साइज, अंडरलाइन, कलर, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आदि। ठीक है, बाकी ये जो आपके 2-3 ऑप्शन थे इनका क्या यूज है, तो ये कहाँ मिलते हैं? बॉर्डर का ऑप्शन होम मेन्यू के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, बॉर्डर, फिल कलर टू अ सेल
और ये ऑप्शन हमें मिलते हैं। फिल कलर का मतलब क्या है, तो सेल को अलग दिखने के लिए पृष्ठभूमि में रंग भरें। जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया 50, मैं चाहूँ इसमें मैं अलग रंग भर सकता हूँ, मैं चाहूँ इसके फॉन्ट का कलर चेंज करूँ, है ना, तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए आपके ये वाले बटन थे, ओके, है ना। फॉन्ट कलर यानी कि अपने टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए। बॉर्डर का क्या काम होता है, सेल के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए। जैसे कि मैंने नया एक्सेल लिया, ठीक है, तो जब आप इसका प्रिंट निकालोगे ना, अगर मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, देखो इस तरह से, और मैंने मान लो इनमें कुछ कलर भी दे दिए है, मैंने यहां पर इनमें से कुछ में कलर भी दे दिए। अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो आप देख पा रहे होंगे, सिंटू करिएगा भैया, चलो चलिए, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको सफेद स्क्रीन पे सीधा सीधा टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनमें लाइनिंग आए बनी हुई, इनमें बॉर्डर आए, अलग पता चले ये अलग अलग सेल है। तो हम यहाँ बॉर्डर में जाके और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर अब अगर आप इसका प्रिंट निकालोगे तो देखो ऐसे बॉक्स बन करके आएगा, ठीक है, ऐसी टेबल बन करके आएगी। ठीक है जी, तो ये है हमारा यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन, कौन सा, ये है हमारा यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन। बॉटम बॉर्डर यानी कि सिर्फ नीचे बॉर्डर लेने के लिए, टॉप बॉर्डर तो सिर्फ सेल के ऊपर ऊपर बॉर्डर रहेगा, लेफ्ट बॉर्डर तो सिर्फ लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट बॉर्डर तो सिर्फ राइट साइड में रहेगा, नो बॉर्डर यानी कि बॉर्डर रहेगा ही नहीं, ऑल बॉर्डर यानी कि सब तरफ चारों तरफ बॉर्डर होगा, सिर्फ आउटसाइड आउटसाइड बॉर्डर रहे, थिक आउटसाइड बॉर्डर रहे। तो ये ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। मिडिल बॉर्डर होता ही नहीं है ना, एमएस एक्सेल में मिडिल बॉर्डर जो है आपका ये होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अगर जिन्हें थोड़ी कम समझ में आई है वो एक बार इस क्लास को दोबारा देखेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एमएस एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।